वहां का प्रदेश जीतने की आवश्यकता है? क्या ब्राजील को जीतने के लिए वहां का प्रदेश कब्जे में होने की आवश्यकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनको स्वातंत्र दिया जाए लेकिन लूट चलती रहे? क्या दिशा होगी? और फिर सारे देश आपस में बैठ गए और लगातार चर्चा चली और निरंतर चर्चा के बाद उन्होंने कुछ निर्णय ले लिए। पहला निर्णय ले लिया कि इसके बाद कोई यूरोप और अमेरिका आपस में नहीं लड़ेंगे। क्या पहला निर्णय क्या लिया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद? कि कोई भी यूरोपियन देश और अमेरिका आपस में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। पहला निर्णय जो आज तक उन्होंने कायम किया। अब दूसरा निर्णय लिया कि जो देश कब्जे में है उनको स्वातंत्र दिया जाए, लेकिन वहां के आर्थिक स्रोत हमारे हाथ में, वहां के संसाधन हमारे हाथ में हो ताकि शोषण चलता है। और फिर उन्होंने पूरी दुनिया के देशों को स्वतंत्रता दे दी, लेकिन वहां के आर्थिक स्रोत अपने कब्जे में ले लिए। वहां की सरकारें उनके इशारों पर चलती रही। हमारे देश की भूमि सस्ते में ली, हमारे देश की प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, हमारे देश का कच्चा माल सस्ता खरीदकर, हमारे देश के सस्ते मजदूरों का उपयोग करके यहां बड़े बड़े विशाल उद्योग खड़े कर दिए गए और जो पक्का माल है ऊंचे दामों पर हमको ही बेचा। अब मुनाफा कहां चला गया? यूरोप अमेरिका बढ़ता गया, बलवान होता गया, अर्थ संपन्न होता गया, पर बाकी देश दुर्बल बनते गए। और इस को कहते हैं आर्थिक साम्राज्यवाद। उस आर्थिक साम्राज्यवाद का नया रूप अभी आया है जिसको नाम दिया गया है विश्व व्यापारीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये नया रूप है, वही है। और उसी षड्यंत्र के माध्यम से पूरी दुनिया के संपत्ति के स्रोत हमारे हाथ में हो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लूट कर वो सारी संपत्ति यूरोप अमेरिका में समेटी जाए, यही क्रम शोषणकारी व्यवस्था का चला। तो आज भी वही चालू है, आज भी वही चालू है। लेवल बदल दिए और करीने बदल दिए, नए नए तरीके ढूंढ निकाले। उनमें से एक तरीका है हरित क्रांति, उसमें से एक तरीका है हरित क्रांति। और दूसरा तरीका अभी आया है जिसका नाम है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। साथियों, जिस साम्राज्यवाद, चाहे प्रादेशिक हो या आर्थिक साम्राज्यवाद, आज तक बलवान होते गया, दुर्बल नहीं हुआ, निरंतर बलवान होता जा रहा है, पराभूत नहीं हो रहा है, पराभूत नहीं हो रहा है। लेकिन जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं, ये उत्कल प्रदेश की भूमि, यहां इतिहास कहता है इस भूमि में उसको पराभूत किया है। इस भूमि उत्कल प्रदेश, सबका साम्राज्यवाद फैलाने वाला सम्राट अशोक था, तो पूरी हिंदुस्तान की प्रदेश अपने कब्जे में लेना चाहता। उसने कलिंग देश पर आक्रमण कर दिया, अतुल लड़ाइयां हो गई, लाखों जाने गई, विशाल विनाश हुआ, कलिंग पराभूत हुआ, लेकिन जेता बन गया। क्योंकि इसी कलिंग भूमि ने उसको संदेश दिया
क्या करता है? लाखों करोड़ों को जाने देकर क्या करना चाहता है? और जो कुछ अर्जित किया वो कायम रहेगा? क्या खुद को नहीं बदलेगा? क्या इस विनाशकारी लीला से पुण्य कमाएगा? इतिहास क्या कहेगा? अरे खतरनाक साम्राज्यवादी राजा था जिसने लाखों करोड़ों जाने ली गई, ये तो राक्षस है। उसने सोचा कि नहीं, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान ने मुझे विनाश के लिए नहीं भेजा, मैं तो गलत राह पर निकला था। लेकिन इसी कलिंगा के उत्तर प्रदेश की भूमि ने संदेश दिया कि भाई आपको सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए जीना है। ये लड़ाइयां बंद करे, समाज के लिए कार्य करे। बदल गया सम्राट अशोक, अंतर बाह्य बदल गया और तब से एक नई क्रांति शुरू हो गई जिसको बोलते हैं अहिंसक समाज। यही भूमि है एक बार जिसने साम्राज्यवाद को पराभूत किया था। क्या आज यह भूमि आगे नहीं आएगी? ये विशाल साम्राज्यवाद को पराभूत करने के लिए जो आर्थिक साम्राज्यवाद फैला हुआ है, ये आपको सोचना है। उन्होंने तय किया कि अगर भारत के कृषि अर्थव्यवस्था को लूटना है, इसका मतलब है कि किसान खरीदने के लिए शहर में आना चाहिए। और उनको मालूम हुआ किसान तो शहर में आता ही नहीं खरीदने के लिए, आता है तो बेचने के लिए आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि बीज उसके पास है, बीज खरीदता नहीं, देशी बीज है, परंपरा से रक्षण करता हुआ आया है। 3 साल का बीज एक समय आरक्षित करता है, सुरक्षित रखता है, ताकि अगर अगले साल अकाल पड़े तो बीज खत्म न हो, बीज हमारे लिए रहे। और किसी किसान भाई के पास बीज नहीं है, उसको भी खाद खरीदता नहीं है। घर में गाय है, बैल है, भैंस है, घर का ही गोबर खाद है, ऊपर करता है। छिड़काव की आवश्यकता नहीं, बीमारी आती नहीं क्योंकि देशी बीज है। अगर आती भी है तो देशी गाय का गोमूत्र है, नीम के पत्ते है, काढ़ा बनाते हैं, छिड़कता है, बीमारी भाग जाए। गांव की उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए जितने भी संसाधन चाहिए गांव में पैदा होते हैं। उसकी प्रक्रिया गांव में होती है, पक्का माल गांव में बनता है। कपड़ा चाहिए, कपास गांव में पैदा होता है, किसान पैदा करता है। उसी कपास का बुनकर कपड़ा बुनता है, गांव में पैदा होता है। तेल चाहिए, तेल बीज गांव में पैदा होते हैं और घानी में तेल निकालने वाला तेल ही गांव में होता है। गांव की जरूरतें गांव में पूरी होती है। औजार चाहिए खेती के, वो लोहार है, वो मिस्त्री है। चप्पल चाहिए, गांव में बैल मरते हैं, गाय मरती है तो उसकी चमड़ी के पादत्राण बनाने वाला चांबा गांव में है। अरे 12 बलूनता गांव में है, संसाधन गांव में पैदा होते हैं, प्रक्रिया गांव में होती है, वस्तु गांव में पैदा होती है। शहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर में। लेकिन जब बचने के लिए, बेचने के लिए शहर जाता है तो शहर का पैसा ये तो तोड़ना होगा, इस व्यवस्था को तोड़ना होगा। उन्होंने सोचा उस शोषणकारी महाव्यवस्था, अगर ये खरीदी गई नहीं तो इंडिया से यूरोप अमेरिका पैसा कहां जाएगा, कैसे जाएगा? तो उनको मालूम हुआ कि उड़ीसा में देशी बीज बोते हैं धान, उत्तर भारत में गेहूं के देशी बीज बोते हैं, लेकिन 6 क्विंटल प्रति एकड़ के ऊपर उत्पन्न देते हैं। और उनको ये भी मालूम था कि भारत के किसान जहां चमत्कार हुआ नमस्कार करते हैं बिल्कुल, क्योंकि श्रद्धालु है।
अगर उनको चमत्कार दिखाई दिया तो जरूर नतमस्तक होगे, नमस्कार करेंगे। तो उन्होंने सोचा, अरे भाई इसका बीज अगर 6 क्विंटल 1 एकड़ में उपज देता है, क्यों ना 25 क्विंटल उपज देने वाला बीज, चमत्कार करने वाला बीज दिया तो संकर बीज तो जरूर खरीदेगा, क्योंकि चमत्कार हुआ। तो उन्होंने संकर बीज लाया। उसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्या बोलते हैं, कृषि विश्वविद्यालय की निर्मित हुई, कृषि वैज्ञानिक निर्मित हुई, और उनको बताया गया कि संकर बीज पैदा करे और किसानों को फोकट में। जब किसान देखेगा, अरे मैं तो 6 क्विंटल लेता था, अब पहली साल इसने 25 क्विंटल उत्पादन दिया, तो जरूर बीज खरीदेगा, जरूर खरीदेगा। जहां चमत्कार हुआ। लेकिन उन्होंने सोचा केवल बीज से नहीं चलेगा, ऐसा चमत्कार करने वाला बीज देना है हमें किसानों को, संकर बीज, कि अगर वो रासायनिक खाद नहीं डाला तो उत्पन्न देगा ही नहीं। रासायनिक खाद डालने के बाद 25 क्विंटल देगा तो किसान क्या खरीदेगा, बीज भी खरीदेगा और साथ में रासायनिक खाद भी खरीदेगा, क्योंकि 25 क्विंटल 1 एकड़ में, बाप रे इतना ऊपर, दौड़ो दौड़ो। फिर उन्होंने सोचा इससे क्या होता है, पूरा उसका निचोड़ लेगा, पूरा शोषण करना। वो बोले, अरे ये तो नीम की पत्तियां तोड़ते हैं और गोमूत्र में कषा बनाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, बीमारी भाग जाती है, कीट भाग जाते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को बताया कि भाई भारतीय किसानों को रासायनिक खाद इतना डालने के लिए कहिए भूमि में, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो, उसकी प्रतिरोध शक्ति खत्म हो, तो पौधों की, फसलों की प्रतिरोध शक्ति खत्म होगी, और फसलों की प्रतिरोध शक्ति खत्म होगी तो कौन आएंगे, कीट आएंगे, बीमारी आएंगी। तो कीटनाशक दवा खरीदने के लिए कहाँ आएगा, वो बरगढ़ आएगा। उन्होंने देखा, अरे लकड़ी का हल चलाता है ये किसान उड़ीसा का, खेतों के मेड़ पर बबूल का पेड़ है, बबूल की एक टहनी तोड़ता है, हल क्या करता है वो गांव का मिस्त्री। अगर हल से खेती होगी, बखर से खेती होगी, तो हमारा ट्रैक्टर कैसे खरीदेगा। तो उन्होंने बताया कृषि वैज्ञानिकों को, अरे इतना रासायनिक खाद डालने के लिए कहिए किसानों को, सारी भूमि सीमेंट कंक्रीट बन जाए, लकड़ी का हल छलांग लगाए, अंदर में घुसे, तो ये जोताई करने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए बरगढ़ जरूर है। उन्होंने देखा कि गांव में वैद्य है, जड़ी बूटियां देता है, घर में नानी है, बटुओं में जड़ी बूटी रखती, खांसी आए तो जड़ी देती है, खांसी दुरुस्त होती है। अगर बुखार आया एक जड़ी बूटी दे देती है, बुखार चला जाता है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, अगर जड़ी बूटी से काम चलेगा तो हमारी दवा कौन खरीदेगा, लूटना है ना। क्योंकि उन्होंने सोचा कि मानवीय आत्मा में ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रतिरोध शक्ति देते हैं, अगर उन जीवाणु को ही खत्म कर दिया तो मानव की प्रतिरोध शक्ति खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी तो उनको कैंसर, डायबिटीज हो जाएगा, बीमारियां आएगी। तो दवा खरीदने के लिए कहां जाएगा, वो बरगढ़ चला जाएगा। इसलिए एंटीबायोटिक्स दवा हमारे इस पर थोप दी, जिसका नाम है एलोपैथिक मेडिसिन। चलिए डॉक्टर मेरे पास ही बैठे हैं। ताकि आपने वो एंटीबायोटिक जंतुनाशक पिए, वो टैबलेट ले लिया कि ये प्रतिरोध शक्ति देने वाले जीवाणु खत्म हो गए, और वही खत्म हो गए तो प्रतिरोध शक्ति घटेगी, तो कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, और आपका हार्ट अटैक आएगा। तो आप कहाँ जाओगे, बुखार आने के बाद डॉक्टर के पास जाओगे, बरगढ़। तो गांव का पैसा डॉक्टर के, और डॉक्टर आपको बड़ी लिस्ट देगा दवाओं की,
जब दुकान में जाओगे मेडिकल स्टोर में, तो गांव का पैसा मेडिकल स्टोर जाएगा, मेडिकल स्टोर में पैसा नहीं रहेगा, कमीशन रहेगा, पैसा कहां जाएगा? उनके पास जाएगा। उन्होंने सोचा कि अरे गांव में कॉलेज नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, पाठशाला नहीं है, परंपरा से उद्योग सीखता है लड़का, किसान का लड़का है तो बढ़िया किसानी करता है क्योंकि घर में ही प्रशिक्षित होता है। लोहार का लड़का बढ़िया लोहारी करता है क्योंकि घर में ही प्रशिक्षित होता है। ये तो स्पेशलिस्ट बनता है। ऐसे कैसे चलेगा? ये खत्म करना पड़ेगा। तो फिर हमारी शिक्षा खत्म करने के लिए डॉक्टर मेकैले को लाया। नौकरों की फौज बनाने के लिए हमारी जो पारंपरिक शिक्षा थी वो खत्म कर दी, हमारे लघु उद्योग खत्म कर दिए, बाहर से वस्तुएं यहाँ ला दी गई, सस्ते दामों में बेची गई हमारे लघु उद्योग के, और फिर हमारे लघु उद्योग खत्म हुए, हमारे बुनकर खत्म हुए, हमारे उद्योग खत्म हुए, और हर वस्तु हम मार्केट से। जब भारतीय किसानों ने देखा अरे यह संकर बीज फुकट में दिया, लेकिन उन्होंने सोचा ये बीज भी खरीदेगा, रासायनिक खाद भी खरीदेगा, दवा भी खरीदेगा, ट्रैक्टर भी खरीदेगा, का पैसा कहां से लाएगा? उसके पास पैसा नहीं है ना। तो बड़े चिंता में पड़ गए ये यूरोप अमेरिका के शोषणकारी महाव्यवस्था के लोग। लेकिन उनको मालूम हुआ कि चिंता की बात नहीं, भारत का किसान उधारी में हाथ की भी खरीदता है, यहां बैठे हुए छोड़कर। तो क्यों ना उधारी में दिया जाए? और उधारी में देने के लिए ये सेवा सहकारी सोसाइटी, बैंक, ये सब ढांचा खड़ा कर दिया और किसानों को बताया आप अंगूठा लगाइए, बीज पे ले जाइए, दवा भी ले जाइए, ट्रैक्टर भी ले जाइए, खाद भी ले जाइए, पैसे भी ले जाइए। जब किसानों ने देखा अरे बहुत ही है, अंगूठा लगाना है डिक्लेरेशन खाद पर और सब कुछ मिल रहा है, तो उसने पीछे नहीं देखा, भागता गया, खुद को लुटता गया और आज वही किसान आत्महत्या कर रहा है। यह है शोषणकारी महाव्यवस्था, यह है शोषणकारी लुटारू महाव्यवस्था जो लूट। साथियों, कितना पैसा बाहर जा रहा है? आपका गांव में सर्वेक्षण करे, सर्वे करे कि एक साल में बीज के लिए, खाद के लिए, दवा के लिए, ट्रैक्टर के लिए, एलोपैथिक दवा के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए कितना पैसा शहर जा रहा है, शहरों में से विदेश जा रहा है। जरा कैलकुलेशन तो करें। मैंने कैलकुलेशन किया, एक साल में 54 लाख करोड़ रुपए विदेश जा रहा है। एक साल में 54 लाख करोड़ रुपए, 54 लाख करोड़। दिस इज ए ग्रेट फाइनेंशियल डिवीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की भयावह लूट है, भयावह लूट। मुझे बताइए, अगर किसी गांव का किसान या उपभोक्ता बीज खरीदने के लिए बरगढ़ आएगा, रासायनिक खाद खरीदने के लिए बरगढ़ आएगा, दवा खरीदने के लिए बरगढ़ आएगा, कीटनाशक दवा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए बरगढ़ आएगा, एलोपैथिक दवा खरीदने के लिए बरगढ़ आएगा, कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए बरगढ़ आएगा, तो गांव का पैसा कहां आएगा? बरगढ़। हाँ ठीक है, बरगढ़ में वो पैसा भुगतान करता है तो हमें मान्य देश में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बरगढ़ में केवल कमीशन रहता है। क्या रहता है? कमीशन रहता है। पैसा कहा जाता है उन वस्तुओं की निर्मित करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनी के माध्यम से कहा जाता है देश के बाहर जाता है, उसी महाव्यवस्था।
कितना? 54 लाख करोड़ रुपया एक साल में, 54 लाख। हो सकता है ये आंकड़ा कम ज्यादा हो। साथियों, अगर ये 54 लाख रुपया हम देश की सीमा पर रोकते हैं, अगर ये 54 लाख रुपए जो हमारे देश के बाहर जा रहे हैं उस महायुद्ध का, उसको रोक के सीमा पर और 6 लाख देहातों में वो बांट के है, तो एक देहात को एक साल में 9 करोड़ रुपए मिलेगा विकास के लिए। 9 करोड़ रुपए। आप जानिए देहाती लोगों, आप किसानों, अगर एक गांव के सरपंच को या ग्राम प्रधान को एक साल में 9 करोड़ रुपए मिले तो क्या चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। गांव बलवान बनेगा। एक पैसा भी सरकार से लेना नहीं पड़ेगा, एक पैसा भी सरकार से। लेकिन इसके लिए सरकार को एक काम करना होगा, जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि को पॉलिसी के अंतर्गत स्वीकार करना होगा। अगर ये सरकार करती है तो ये हमारा जो शोषण है हम रोक सकते हैं, रोक। साथियों, क्या वो बीज बनाने वाला, संकर बीज बनाने वाला, रासायनिक खाद बनाने वाला, दवा बनाने वाला, ट्रैक्टर बनाने वाला, एलोपैथी बनाने वाला उद्योगपति जवाबदार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोष मैं उनको नहीं दूंगा। वो लुटारू नहीं है, दोष उनका नहीं है, क्योंकि उनको जीना है। बगैर दुनिया को लूट के वो देश चल नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। उनका दोष नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि वैज्ञानिक बताते, दोष उनका है, उनका दोष नहीं। बताने के लिए उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलता है, उनका दोष। दोष उनका नहीं है, दोष हमारा। निर्णय लेने वाला कौन है? किसान है। निर्णय लेने वाला कौन है? किसान है। मैं संकर बीज खरीदूंगा, निर्णय किसान ने लिया है। उनने बंदूक लेकर वो आपके पीछे नहीं दौड़े, ठीक खरीदे तो फांसी दिया जाएगा। भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है, कानून नहीं है कि किसान को रासायनिक खाद खरीदना ही पड़ेगा, संकर बीज खरीदना ही पड़ेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खरीदना ही पड़ेगा, दवा खरीदनी पड़ेगी, ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। इसका मतलब है कोई जबरदस्ती देने वाले कौन हो? जवाब दो कौन हो? आपको। आपको लुटारू हो नहीं। लुटारू कौन है? देश को लूटने वाले कौन हो? कौन हो? हाँ, यहाँ बैठे हुए छोड़कर आपको। अरे उंगली दूसरे पर आप लगाते हो, अंगूठा किसको होता है? किसको होता है? जवाब आपको देना होगा। साथियों, वो विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था इतनी बलशाली है, इतनी बलशाली है, आज तक पूरी दुनिया के जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, किसान संगठन हो या सामाजिक संगठन या देश, वो पराजित नहीं हुई, क्योंकि इतनी बलवान। उस व्यवस्था के साथ हम बंदूक से नहीं लड़ सकते। उस व्यवस्था के साथ हम बंदूक से नहीं लड़ सकते। बंदूक से क्रांति होती नहीं, बंदूक से सत्ता बदल होते हैं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। बंदूक उपाय नहीं है। जो जो देश उस महाव्यवस्था के खिलाफ लड़े वो खत्म हुए, व्यवस्था बलवान हुई। इराक का प्रॉब्लम नहीं दिया, बंदूक से क्रांति नहीं हुई। साथियों, इसका उत्तर राजनीति भी नहीं है। क्रांति का निर्मित किसी राजधानी में नहीं होती। राजधानी में सत्ता बदल होते हैं, क्रांति नहीं होती। इतिहास साक्ष्य है। गौतम बुद्ध को जब क्रांति करना था, पहला काम किया, क्या किया? राज संन्यास लिया, तब क्रांति करता। महात्मा गांधी कभी भी उन्होंने सत्ता का स्वीकार नहीं किया। सत्ता
क्रांति का मार्ग नहीं हो सकता। साथियों, इस व्यवस्था से हम हिंसा से नहीं लड़ सकते। ये लड़ाइयां बंदूक से नहीं जीत सकते, तलवार से नहीं जीत सकते, भाषणों से नहीं हो सकती। जब ये जरूर कर सकते, ये जरूर कर सकते, एक अहिंसक लड़ाई लड़ सकते हैं। जब भी आप बीज खरीदने के लिए बरगढ़ आते हो, शहर आते हो, जब भी आप रासायनिक खाद खरीदने के लिए शहर आते हो, कीटनाशक दवा खरीदने के लिए शहर आते हो, ट्रैक्टर खरीदने के लिए शहर आते हो, कॉस्मेटिक खरीदने के लिए शहर आते हो, आयुर्वेदिक दवा खरीदने के लिए शहर आते हो, तो उस व्यवस्था को बलवान बनाते हो, क्योंकि ये पैसा कहां जाता है? उस व्यवस्था के पास जाता है। यानी बलवान करने वाले कौन है? खरीदने वाला किसान बलवान करता है। एक शहर का उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है वो व्यवस्था को बलवान करता है और भाषण उसके खिलाफ देता है। ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चलेगी, ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चलेगी। लेकिन हमारे पास एक ऐसा महास्त्र है जिससे व्यवस्था पराभूत होगी। वो महास्त्र है स्वावलंबन। क्या है? स्वावलंबन। हम आपका संकर बीज नहीं खरीदेंगे, हम आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज नहीं खरीदेंगे, आपका रासायनिक खाद नहीं खरीदेंगे, आपका कीटनाशक दवा नहीं खरीदेंगे, आपका ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे, आपका कॉस्मेटिक नहीं खरीदेंगे, आपकी विदेशी दवा नहीं खरीदेंगे। जो भी विदेशी है, अनावश्यक है, जीवन के लिए अनावश्यक है, वो नहीं खरीदेंगे। तो गांव का पैसा गांव में रहेगा, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, लेकिन शहर का पैसा, देश का पैसा देश में रहेगा, देश का पैसा देश नहीं जाएगा, देश का पैसा देश में आएगा। तब कहीं क्रांति होगी, तब कहीं क्रांति होगी। और ये निर्णय आप ले सकते हैं, ये निर्णय। भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कानून नहीं है कि आपको बाध्य होना ही पड़ेगा खरीदने के लिए, कोई कानून नहीं है। ये निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं? जब आपके पास रासायनिक खेती का विकल्प होगा तब खरीदेंगे, नहीं तो निर्णय नहीं। तो रासायनिक खेती का विकल्प मैं लिए आया हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो विकल्प है जीरो बजट आध्यात्मिक जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि में आपको कुछ खरीदना ही नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं है। अगर आपके पास एक देशी गाय है, एक देशी गाय, तो एक देशी गाय से आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। कितने एकड़ की? 30 एकड़। 30 एकड़ की बिहार में कितना बीघा होता है? 150 बीघा। कुछ भी खरीदना नहीं है। हमारे बड़े बड़े किसान भाई सब ट्रैक्टर से गोबर का खाद खरीदते हैं। जीरो बजट खेती में 1 ग्राम भी गोबर का खाद खरीदना नहीं है, संकर बीज खरीदना नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खरीदना नहीं है, रासायनिक खाद खरीदना नहीं है, दवा खरीदना नहीं है, ट्रैक्टर खरीदना नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं है। गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर में, शहर का पैसा। आप बोलेंगे क्या बात है, खरीदना ही नहीं है तो फसल तो घटेगी, उपज तो घटेगी, बिल्कुल घटेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं, उपज बिल्कुल नहीं घटेगी। रासायनिक खेती में जितने उपज मिलते हैं उससे 1 ग्राम भी नहीं घटेगी, बल्कि ज्यादा मिलेगी। और पहली साल जल मिलेगा, पहली साल, और दाम दुगुने मिलेंगे, दाम दुगुने। आपका चावल 30 रुपए, हमारा चावल 60 रुपए बेच रहे हैं, हमारे किसान 60 रुपए। जाइए देखिए 70 रुपए बेच रहे हैं। दाम हमारे किसान खुद रखते हैं, मंडी पर हम छोड़ते नहीं, क्योंकि अधिकार किसान का है, मंडी का नहीं। दाम रखने का अधिकार किसान। तो साथियों, 10% पानी चाहिए, 10% बिजली चाहिए। मुझे बताइए, लागत का मूल्य 0, खरीदना ही नहीं है।
गांव का पैसा शहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन जब आप चावल 70 रुपए में बेचोगे तो शहर का पैसा कहाँ आएगा? गांव में आएगा। गांव बलवान बनेगा, दुर्बल नहीं बनेगा, देश महासत्ता बनेगा। राजनीतिक लोगों के भाषण से देश महासत्ता नहीं बनेगा, देश महासत्ता बनेगा नव निर्माण से बनेगा, नव निर्माण। तो 0 बजट आध्यात्मिक खेती आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं 5 दिन के लिए। ये अहिंसक लड़ाई है।